बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमोथोरैक्स के बारे में। न्यूमोथोरैक्स एक लंग कंडीशन है जिसमें जो प्लूरल कैविटी है उसके अंदर हवा भर जाती है। यानी आसान अल्फाज में न्यूमोथोरैक्स को कुछ इस तरह से बयान किया जाता है कि जो फेफड़े हैं उसमें हवा के भर जाने को न्यूमोथोरैक्स कहा जाता है। जो प्लूरल कैविटी है उसमें दो लेयर्स हैं। जो बाहर वाला पोर्शन होता है उसको हम पेराइटल पेलूरा कहते हैं, जबकि जो इनर वाला पोर्शन होता है उसको हम विजरल पेलूरा कहते हैं। जो पेराइटल पेलूरा है वो हमारे चेस्ट वॉल के करीब होता है, जबकि जो विजरल पेलूरा है वो हमारे लंग्स के करीब होता है। तो ये जो दो पेलूराज हैं यानी पेराइटल पेलूरा और विजरल पेलूरा, इनके दरमियान जो है एक कैविटी होती है जिसको हम पेलूरल कैविटी कहते हैं। नॉर्मली ये कैविटी जो है ये लुब्रिकेटेड होती है, यानी इसके अंदर लुब्रिकेटेड फ्लूइड होता है, लेकिन न्यूमोथोरैक्स के कंडीशन में इस कैविटी के अंदर हवा भर जाती है, एयर एक्यूमुलेट हो जाती है या कोई भी दूसरी गैस जो है वो एक्यूमुलेट हो जाती है। अब हम आगे बात करेंगे कि किस तरह से ये एयर जो है इस कैविटी के अंदर एक्यूमुलेट होती है और फिर हम उसे न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि न्यूमोथोरैक्स के टाइप्स क्या क्या है, किस्में कौन कौन सी है। न्यूमोथोरैक्स की 3 किस्में हैं। सबसे पहली जो टाइप है उसको हम स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। दूसरी टाइप जो है उसको हम ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स कहते हैं, जबकि तीसरी जो है उसे हम टेंशन न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। पहले यहाँ पे हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि इन टाइप्स में जो स्पॉन्टेनियस है, जो ट्रॉमेटिक है, जो टेंशन न्यूमोथोरैक्स है वो क्या होते हैं, और यही से हम काजेस को भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि न्यूमोथोरैक्स क्यों डेवलप होता है। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स नाम से जाहिर है एक ऐसा न्यूमोथोरैक्स है जिसमें रीजन ही नहीं पता है, एग्जैक्ट काज का पता नहीं है क्यों स्पॉन्टेनियसली जो है वो एयर एक्यूमुलेट हो चुकी है प्लूरल कैविटी के अंदर ड्यू टू अननोन रीजन। तो इस कंडीशन को हम स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। जबकि जो दूसरी टाइप है ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स, नाम से जाहिर है कि कोई ट्रॉमा हुआ होगा जिससे एयर एक्यूमुलेट हुई होगी प्लूरल कैविटी के अंदर। अब वो ट्रॉमा कौन कौन से हो सकते हैं? जो ट्रॉमा है वो चेस्ट वॉल का ट्रॉमा भी हो सकता है, और जो ट्रॉमा है वो लंग्स का भी ट्रॉमा हो सकता है, क्योंकि प्लूरल कैविटी जो है वो लंग्स और चेस्ट वॉल के दरमियान पाई जाती है। अब होता क्या है कि चेस्ट वॉल में कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिससे ट्रॉमा हो सकता है और कैविटी के अंदर एयर एक्यूमुलेट हो सकती है। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो सीपीआर है। सीपीआर जब हम करते हैं तो उसमें रिब्स फ्रैक्चर्ड होते हैं, और कहा जाता है कि सही सीपीआर उसे कहा जाता है जिसमें एक दो रिब्स फ्रैक्चर्ड हो, और जब तक एक दो रिब्स फ्रैक्चर्ड सही तरह से ना हो तो उसको हम ठीक तरह से सीपीआर नहीं कह सकते हैं। तो जब इस तरह की कंडीशंस में, इस तरह के प्रोसीजर्स में जब रिब्स फ्रैक्चर हो जाते हैं तो एयर जो है वो बाहर से चेस्ट वॉल की थ्रू जो है वो कैविटी के अंदर चली जाती है। उसके अलावा एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जिसमें भी एयर जो है वो इंटर होकर प्लूरल कैविटी में जा सकती है, जिसमें ब्रोंकियल एस्पायरेशन है, जिसमें प्लूरल कैविटी की जो बायोप्सी है वो भी शामिल है। तो लंग्स का ट्रॉमा भी कुछ इस तरह से है कि जब हम प्लूरल कैविटी की बायोप्सी करते हैं, नीडल एस्पायरेशन होती है, नीडल इंसर्ट करके करते हैं। तो तीसरी जो टाइप है वो टेंशन न्यूमोथोरैक्स है, और टेंशन न्यूमोथोरैक्स भी चेस्ट वॉल इंजरी की वजह से डेवलप होती है। तो ये सारी टाइप्स की बात हो गई। अब समझते हैं इसकी काजेस को कि न्यूमोथोरैक्स यानी प्लूरल कैविटी के अंदर एयर क्यों एक्यूमुलेट होती है। अगर आपने टाइप्स को सही समझा है तो यहाँ पे काजेस में आपको किसी किस्म की कोई मुश्किलात नहीं होंगी। अब होता क्या है कि सबसे पहली जो काज है वो है चेस्ट इंजरी है। जो चेस्ट वॉल है अगर वो इंजर्ड हो जाता है, जैसे मैंने जो प्रोसीजर्स बताए हैं, सीपीआर, जो प्लूरल कैविटी की बायोप्सी है, ये जो सारे बाहर से करने वाले प्रोसीजर्स हैं, तो इस प्रोसीजर में चेस्ट इंजर्ड हो जाती है तो एयर जो है वो बाहर से अंदर प्लूरल कैविटी में जाती है। तो पहली काज जो है वो ट्रॉमा है या चेस्ट इंजरी है। दूसरी है लंग्स डिजीज। जो लंग्स है, फेफड़े जो है उसकी कोई डिजीज हुई है तो उस कंडीशन में भी प्लूरल कैविटी के अंदर एयर एक्यूमुलेट हो सकती है। अब कौन कौन से लंग्स डिजीज है जिसमें इस तरह की कंडीशन डेवलप हो सकती है? तो उसमें है जी अस्थमा है, निमोनिया है, ट्यूबरकुलोसिस है। ये सारे कंडीशंस है जिसकी वजह से एयर जो है वो एक्यूमुलेट हो सकती है इन द प्लूरल कैविटी। काजेस के बाद हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स के बारे में। जो पहला रिस्क फैक्टर है वो है फैमिली हिस्ट्री, कि जो पेशेंट सफर कर रहा है न्यूमोथोरैक्स से, उनकी फैमिली में पहले कभी इसी तरह की कोई कंडीशन डेवलप हुई होगी। दूसरी है प्रीवियस हिस्ट्री, यानी इस पेशेंट को पहले भी न्यूमोथोरैक्स हुआ होगा। और तीसरा जो कि इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग जो है ये वाहिद फैक्टर है जिसको हम मॉडिफाई करके
न्यूमोथोरैक्स के पेशेंट्स को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। यानी जो पेशेंट स्मोकर्स होते हैं और उनमें अगर न्यूमोथोरैक्स की कंडीशन डेवलप होती है तो हम जब उसकी काउंसलिंग करते हैं, जब उनको हम प्रिवेंटिव मेजर्स बताते हैं, तो हम इस तरह के पेशेंट्स में यह लाजमी बात करते हैं कि आपने स्मोकिंग से अवॉइड करना होगा। ये सारे इसके रिस्क फैक्टर्स है। अब बात करते हैं इसके प्रेजेंटेशंस के बारे में कि अगर कोई पेशेंट न्यूमोथोरैक्स का है, डॉक्टर के पास आता है तो कौन कौन से प्रेजेंटेशन, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करता है। तो सबसे पहली चीज जो है वो है सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, शदीद किस्म के सांस लेने में तकलीफ होती है। न्यूमोथोरैक्स के पेशेंट्स में यह सिम्टम बहुत ज्यादा कॉमन है। दूसरी जो प्रेजेंटेशन है वो चेस्ट पेन है। याद रहे, क्योंकि आपको पता है कि जो लंग्स है, राइट एंड लेफ्ट लंग, राइट लंग्स के अंदर 3 लोब्स होते हैं, अपर, मिडल, लोअर, जबकि लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं। और जो लेफ्ट लंग है वो लिटिल बिट स्मॉल होता है क्योंकि लेफ्ट साइड पे हमारा जो है वो हार्ट होता है। अब मसलन राइट साइड ऑफ द लंग अफेक्टेड है, यानी राइट साइड की जो प्लूरल कैविटी है लंग्स की, वहां पे एयर एक्यूमुलेट हुई है, तो होगा क्या कि एयर के एक्यूमुलेशन की वजह से जो राइट साइडेड लंग है वो प्रेशर अप्लाई करता है हार्ट के ऊपर, और जिसकी वजह से हार्ट में कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। इसलिए इस तरह के पेशेंट्स में सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ साथ सीवियर चेस्ट पेन भी होता है। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन, और इसके साथ साथ जो चेस्ट की जो मूवमेंट्स होती है, नॉर्मल जो मूवमेंट होती है वो डिक्रीज हो जाती है, जो ब्रेथ साउंड्स होते हैं वो डिक्रीज होते हैं, हाइपर रेजोनेंट लंग्स आपको मिलते हैं, और साथ साथ ट्रेकिया जो है वो शिफ्ट हो जाता है। और इस तरह के पेशेंट्स में आपको साइनोसिस भी देखने को मिलता है, यानी जो आपके लिप्स है, जो टंग है, वो आपको ब्लूइश डिस्कलरेशन की नजर आती है। अब हम बात करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशंस के बारे में। तो पहली जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो है चेस्ट एक्सरे। याद रखिए, जो न्यूमोथोरैक्स है उसके चेस्ट एक्सरे को समझना बड़ा जरूरी होता है, उसके फाइंडिंग्स को अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। अब अगर आप न्यूमोथोरैक्स के पेशेंट के चेस्ट एक्सरे उठाते हो तो उसमें 3 से 4 चीजें आपको गौर से देखनी होती है। सबसे पहली चीज, न्यूमोथोरैक्स के जो पेशेंट्स होते हैं उनके चेस्ट एक्सरे में जो वस्कुलर मार्किंग होती है वो एब्सेंट होती है। यानी जो विसल्स, जो नॉर्मल चेस्ट एक्सरे है जो कि आपके साइड पिक्चर में आपको नजर आती है, इस तरह की कुछ एक्सरे होता है, इसमें आपको बाकायदा वस्कुलर मार्किंग नजर आती है। यानी किसी भी पेशेंट के आप जब नॉर्मल चेस्ट एक्सरे उठा के देखोगे, लाजमी नहीं कि न्यूमोथोरैक्स के पेशेंट, कोई भी पेशेंट है उसकी चेस्ट एक्सरे उठा के देखोगे तो आपको वस्कुलर मार्किंग कुछ इस तरह से नजर आएगी। लेकिन जो न्यूमोथोरैक्स के पेशेंट्स होते हैं उसमें ये जो वस्कुलर मार्किंग होती है वो एब्सेंट होती है कुछ इस तरह से। दूसरी जो फाइंडिंग है वो ये है कि जो न्यूमोथोरैक्स की जो पेशेंट्स की चेस्ट एक्सरे होती है उसमें जो लंग फील्ड होती है, यानी जो लंग होती है वो लंग डार्क होती है, यानी लंग फील्ड डार्क होती है। नॉर्मली थोड़ी सी ओपेसी होती है चेस्ट एक्सरे में जो लंग फील्ड होती है, लेकिन न्यूमोथोरैक्स के पेशेंट्स के चेस्ट एक्सरे में जो लंग फील्ड है वो मुकम्मल तौर पे डार्क होती है, जो कि आपको एक्सरे पे नजर आ रहा होगा। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है मीडियास्टाइनम शिफ्ट, जो कि आपको साथ ही एक्सरे में नजर आएगा। अब होता क्या है कि जो भी साइड अफेक्टेड है, मसलन अगर राइट साइडेड न्यूमोथोरैक्स है तो ट्रेकिया जो मीडियास्टाइनम है वो शिफ्ट होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, लेकिन अगर लेफ्ट साइडेड न्यूमोथोरैक्स है तो जो मीडियास्टाइनम है वो शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द राइट साइड। ये सारी बातें थी न्यूमोथोरैक्स के चेस्ट एक्सरे के ऊपर कि क्या क्या फाइंडिंग्स आपको नजर आती है, और बेस्ट इन्वेस्टिगेशन भी यही है जिससे हम डायग्नोज कर सकते हैं। उसके अलावा हम चेस्ट अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, चेस्ट सीटी स्कैन कर सकते हैं, एबीजीज करते हैं जिसमें रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस जो है वो नजर आता है। ये सारी इन्वेस्टिगेशन है न्यूमोथोरैक्स की। अब हम इसके मैनेजमेंट्स पे बात करते हैं कि न्यूमोथोरैक्स को कैसे ट्रीट किया जाता है, न्यूमोथोरैक्स की क्या इलाज है। याद रखिए, जब इस तरह की पेशेंट्स एक डॉक्टर के पास आते हैं तो सबसे पहले कोशिश ये होती है कि पेशेंट को अच्छी तरह ऑब्जर्व किया जाए, उसके वाइटल्स लिए जाए। उसके बाद जो इमीडिएट मैनेजमेंट्स है न्यूमोथोरैक्स के पेशेंट में वो हम पहले ये करते हैं कि पेशेंट को प्रोप्ड अप पोजीशन पे बैठाते हैं। प्रोप्ड अप पोजीशन कुछ इस तरह से होती है, प्रोप्ड अप पोजीशन पे बैठाते हैं और उसके बाद नीडल एस्पायरेशन करते हैं। नीडल एस्पायरेशन कुछ इस तरह से किया जाता है कि जो भी डॉक्टर इस प्रोसीजर को कर रहा होता है सबसे पहले वो सेकंड इंटरकास्टल स्पेस को आइडेंटिफाई करेगा। सेकंड इंटरकास्टल स्पेस को आइडेंटिफाई करने के बाद एक लार्ज बोर आईवी कैनुला को उस सेकंड इंटरकास्टल स्पेस में इंसर्ट करेगा और एस्पायरेशन करेगा। तीसरी जो मैनेजमेंट ऑप्शन है, याद रहे ये सारे इमीडिएट मैनेजमेंट है और आपने करने होते हैं इस तरह के पेशेंट जब आपके पास आते हैं। तीसरी जो मैनेजमेंट ऑप्शन है वो चेस्ट ट्यूब इंसर्शन है, जिसको हम थोरेकोस्टमी कहते हैं। अब होता क्या है कि जो भी डॉक्टर इस प्रोसीजर को करेगा सबसे पहले काम वो ये करेगा कि जो फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस है उसको आइडेंटिफाई करेगा। फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस को आइडेंटिफाई करने के बाद उस एरिया को अच्छी तरह क्लीन करेगा, रब करेगा। रब करने के बाद उस एरिया में यानी जो फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस है उसमें वो लोकल एनेस्थीसिया को इंजेक्ट करेगा।
लोकल एनेस्थीसिया को इंजेक्ट करने के बाद हल्का सा उस पर कट लगाएगा और कट लगा के अच्छी तरह से जो फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस है उसको ओपन करेगा और करने के बाद ट्यूब को वो इंसर्ट करेगा इन द फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। अब होता क्या है कि जब उसने इंसर्शन किया, याद रहे उस ट्यूब की अपोजिट साइड जो होती है वो एक सील्ड वाटर बोतल होता है, यानी एक बोतल होता है जिसमें वाटर होता है और वो सील्ड होता है, वो ट्यूब की जो अपोजिट साइड है उस बोतल के अंदर इंसर्ट की हुई होती है। अब जब आपने चेस्ट ट्यूब को इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद आप उस ट्यूब के जो साइडें हैं उसमें आप स्यूचरिंग करते हो, आप स्यूचर लगाते हो ताकि ब्लीडिंग ना हो, और अच्छी तरह फिर उसके बाद जो है उसको क्लोज करते हो, उसके ऊपर बैंडेज वगैरह लगाते हो। अब होगा क्या कि एयर निकलेगी, पेलुरल कैविटी से एयर निकलेगी, और जब जब एयर निकलेगी वो जो सील्ड वाटर बॉटल है जिसमें आपने ट्यूब के अपोजिट साइड को इंसर्ट किया है उसमें बबलिंग प्रोड्यूस होगी। जब जब वाटर की बबलिंग होगी सील्ड बॉटल के अंदर तो इसका मतलब यह होगा कि पेलुरल कैविटी से एयर निकल रही है, और जब वो बबलिंग स्टॉप होगी तो इसका मतलब यह हुआ कि एयर जो है वो मुकम्मल निकल आई है। अब आपका पेलुरल कैविटी जो है वो एम्प्टी हो चुका है। जब पेलुरल कैविटी एम्प्टी हो जाती है तो अब डॉक्टर जो है वो ट्यूब को बाहर निकालता है जो उसने फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में इंसर्ट किया था। निकालने के बाद उसकी स्यूचरिंग करता है, और स्यूचरिंग करने के बाद उसके ऊपर बैंडेज लगाता है। अब उसके बाद क्योंकि आपने सारी इमीडिएट मैनेजमेंट की, अब होगा क्या कि उसके अलावा ऑक्सीजन की इनहेलेशन करेगा। इमीडिएट मैनेजमेंट तो हो गई, ऑक्सीजन इनहेलेशन इसलिए करते हैं क्योंकि मैंने कहा कि सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है इस तरह के पेशेंट्स में, तो ऑक्सीजन की अगर जरूरत है तो ऑक्सीजन इनहेलेशन की जाती है। क्योंकि आपने कट लगाया है, ट्यूब की इंसर्शन की है, तो डेफिनेटली पेन होता है, और वैसे भी साथ ही चेस्ट पेन भी होता है, तो हम एनाल्जेसिक्स भी देते हैं। और इस तरह के पेशेंट्स में जब ये प्रोसीजर हो जाते हैं तो उसके बाद बुखार होता है तो हम एंटीपायरेटिक्स भी देते हैं। ये सारी मैनेजमेंट ऑप्शंस है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस है न्यूमोथोरैक्स की। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक यू।